हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 कक्षा 6, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। सजीव, पहले तो हमें पाठ का नाम ही समझना चाहिए। सजीव जगत में विविधता का अर्थ क्या हो सकता है? सजीव सजीव जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को आसानी से जानते थे, हमें समझाया गया है पहले से ही। तो जो सजीव जगत है, इसका अर्थ होता है कि जो ऐसा जगत जिसमें प्राणी रहते हैं, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं और इस जगत में अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, वो अपने जैसे पेड़ पौधों को जन्म देते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, जो पुरुष महिला होती, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। मोर अपने बच्चे को जन्म देती है, बंदर अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये सब क्या है? सजीव हैं। इसी जगत में विविधता देखनी गई है। विविधता मतलब क्या होता है कि अलग अलग वैरायटी। तो इस सजीव जगत की अलग अलग वैरायटी के बारे में ये पाठ दिया गया है और इस पाठ को हम बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। पाठ जो शुरू करने से पहले एक श्लोक दिया गया है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यमपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय वा। तो इस जो श्लोक है, इसका अर्थ होगा, बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है, वो दूसरों को ही दे देते हैं। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, संघर्ष करते हैं और प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, सुख सुविधाएं जुटाते हैं, और वो सब कुछ अपने बच्चों को देकर और अपने बच्चों के लिए ही करते हैं वो सब कुछ ऐसे। लेकिन हाँ, ऐसा ही है जो सभी लोगों के लिए, सभी के माता पिता अपने बच्चों के लिए ही कष्ट उठाते हैं। कल की पाठ को शुरू करते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा, एक मैडम है सुलेखा, इसमें 3 व्यक्ति हैं। सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक हैं। पाठ की एक प्रयोगशाला होगी, लेबोरेटरी, उसमें साइंटिस्ट होंगे। और मनीराम चाचा जो है विद्यालय में पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। और मनीराम चाचा जो हैं एक एडल्ट होंगे, व्यक्ति होंगे जो बूढ़े से होंगे, जिन्हें एक्सपीरियंस होगा। तो उसी में बताया गया है कि मैं मनीराम चाचा नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं, जो कि उनका एज का एक्सपीरियंस है। इसीलिए वो क्या है, पर विभिन्न तरीके के पक्षी हैं उनकी नकल उतार लेते हैं और पौधों और जंतुओं की पहचान भी कर लेते हैं कि ये पौधा औषधि का काम कर सकता है और ये वाला पौधा जो है वो जहर का काम कर सकता है। कहते नहीं है, जैसे सफ़ेद आँख जो खड़ा रहता है, उसका जो दूध होता है वो आँखों में चला जाता है, तो उससे अंधे भी हो सकते हैं। तो ये उसका औषधि गुण नहीं है। लेकिन जो तुलसी होती है, उसको चाय में डाल के पीते हैं तो फिर हमारी खांसी और जुकाम सही हो जाते हैं। तो ये पौधे हैं, दोनों में विविधता है। एक औषधि का काम कर रही है और जो दूसरा पौधा है वो विष का काम कर रहा है। इसीलिए अगर हमें उनके बारे में पता नहीं होगा, तो हम अगर आँख का जो पौधा है उसे चाय में डाल दें और तुलसी है उसे हम प्रयोग में न लाएं, तो क्या है, सारा ही खेल उलट पुलट हो जाएगा। इसीलिए हमें विविधता के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। उनकी सुंदरता को देखना है, उनकी विविधता को देखना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ एक नोटबुक ले लें, एक पेन ले लें और एक पानी की बोतल ले लें और साथ में चलें। तो ये एक तरीके से पिकनिक जैसा ही होता है।
जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन कर आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। गंध की विविधता से हम क्या समझेंगे? बच्चों से कहा होगा कि बच्चों आप जो जितने भी फूल हैं यहाँ पर उनकी खुशबू लें। और क्या सभी की खुशबू एक जैसी है? किसी की ज़्यादा तीव्र होगी, किसी की मंद होगी, किसी में खुशबू ज़्यादा, किसी की खुशबू तुम्हें पसंद आ रही होगी, किसी की खुशबू तुम्हें पसंद नहीं आएगी। तो ये उनकी गंध जो है, उनकी खुशबू है, उसमें विविधता है, उसको पहचानने के लिए बोल रहे हैं। वे इस बात पर भी बल दे रहे हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करें, करते हुए उनका अवलोकन करें। मनोराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से वे विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। और मनीराम चाचा क्या कहते हैं कि आप जंतुओं को, मतलब जो जानवर हैं, जो चिड़ियाँ हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। और विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास है, झाड़ियाँ हैं, बड़े वृक्ष शामिल हैं। ये तीनों प्रकार के अलग अलग वृक्षों की विविधता है। घास क्या होती है, झाड़ी क्या होती है, बड़े वृक्ष क्या होते हैं। घास क्या होती है? जिसका जो तना होता है वो हरा ही रहता है और जिसे हम हाथ से ही खोंट सकते हैं। और झाड़ियाँ क्या होती है? जिनकी जो तना होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, जिसे हम हाथ से तोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बल का प्रयोग करना पड़ता है। और बड़े वृक्षों का जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और साइज में भी बड़े होते हैं। तो ये तीनों विविधता हो गई हैं पौधों की। तो ये वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। अवलोकन मतलब क्या होता है? वो एक दूसरे को देखेंगे। उनका क्या काम है कि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे कौन सा पक्षी जा रहा है, एक फूल से दूसरे फूल पर तितलियाँ कैसी हैं, कोई पीले रंग की है, कोई सफ़ेद रंग की है, कोई लाल रंग की है, कोई रंग बिरंगी है। तो इन सब चीज़ों का क्या करना है? उन्हें अवलोकन करना है, निहारना है और देखना है और दिमाग तक वो निर्देश पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि सरसरी ने निगाह डाली और हमने कुछ देखा और ना देखा बराबर हो जाए। देखना है और वो सिग्नल अपने दिमाग तक भी पहुंचाना है और उसे थोड़ा सा देर ठहरने भी देना है। ठीक है। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उसके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, उनके बोलने की तरीके को कलरव बोला गया, उनकी चहचहाट को कलरव बोला गया है। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग आवाज़ होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। क्या सभी लोग एक जैसी बात करते हैं? क्या सभी लोग एक ही तरीके की बोली बोलते हैं? सबकी बोलियां अलग होती हैं, तो ये उनकी विविधता है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। जो दो व्यक्ति उनके साथ में गए हुए थे, जो लेडी टीचर उनके साथ में गए हुए थे, तो उनमें से जो रघु हैं वो मनीराम चाचा से कहते हैं कि प्लीज़ आप कुछ पक्षियों की ध्वनि निकालिए। तो मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनि नकल करते हैं। उन्होंने देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? आपने देखा है? अच्छा, नहीं भी देखा हो तो एक बार आप कल गार्डन जाएं या फिर बाहर सड़क पे भी जाते हैं तो देखना है कि क्या सभी पौधे एक जैसे हैं? क्या सभी पौधों के तने एक जैसे हैं या उनकी पत्तियां एक जैसी हैं? क्या सभी पौधों में फूल लगते हैं? फूल लगते हैं तो क्या वो सभी एक जैसे लगते हैं? सभी के फल कैसे हैं? फल में बीज कैसे हैं? तो ये सब उनकी क्या है? विविधता होती है, जिसके आधार पर हम उन्हें अलग कर सकते हैं। अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 2.1 पर। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता, क्रियाकलाप 2.1। आइए खोजें और अंकित करें। अब इसके लिए एक डायरी बनानी होगी। इस डायरी में हमें ये सब चीज़ें अंकित करना है। ठीक है। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। मतलब पिकनिक का प्लान बनाना है तो फर्स्ट क्या है? हमने पिकनिक का प्लान बना लिया है। ठीक है। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों,
पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करना है, उन्हें देखना है और उन्हें समझना है और अंतर भी करना है कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें और उसमें डायरी में क्या लिखना है, गर्म मौसम है, ठंडा मौसम है, तेज हवा चल रही है, ये सब भी एंट्री करनी है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखते हैं। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। आपको एक ड्राइंग बुक लेनी है, एक कागज़ लेना है, उस पर जो गार्डन में जो फूल पत्ते डले हों तो फूलों को और पत्तों को पेस्ट कर सकते हैं टेप से या ग्लू से और उनका एक अच्छा सा ड्राइंग भी बना सकते हैं और उनके नीचे लिख भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। जब आप पिकनिक पर किसी गार्डन में घूमने जा रहे हैं तो ऐसा सोच कर जाएं कि जैसे हमें छेड़ने से तकलीफ़ होती है उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी छेड़ने से तकलीफ़ होती है। तो हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, किसी भी पौधे की पत्ती ना तोड़ें, किसी भी पौधे में से फूल ना तोड़ें और हम उस प्रकृति का जो सुगंध है और जो भगवान ने हमें जो प्रकृति दी हुई है उसका आनंद लें। लास्ट पॉइंट, विभिन्न पौधों के तने, अब हमें उनका क्या करना है, अब पृथक्करण करना है, अलग अलग करना है कि ये अलग अलग कैसे हैं। तो उनका तना देखेंगे, क्या सभी पौधों के तने एक जैसे हैं, क्या सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी हैं, क्या सभी पौधों के फूल एक जैसे हैं। किसी भी अन्य रोचक जानकारी के लिए भी अवलोकन कर सकते हैं। को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 और 2.1 के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि उसने सामान्य घास देखी होगी, है ना, और फिर उसकी कोमलता देखी होगी, फिर उनकी पत्तियां देखी होंगी, उनके फूल देखे होंगे और कुछ अन्य चीज़ उसने अवलोकन करी होगी वो भी दिखा दी होगी। जैसे सामान्य घास, जो चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो इस चीज़ को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। उनमें समानता क्या है और विभिन्नता क्या है, मतलब एक जैसी चीज़ें क्या हैं और अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो इस चीज़ का हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। लंबा, आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा, छोटा, कोई कठोर, कोई कोमल। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विभिन्नता। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। पहले हमने पौधों की एक सूची बनाई थी, अब हम जंतुओं की एक सूची बनाएंगे। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार। गति मतलब उनका चलने का तरीका, वो धीरे चलते हैं, तेज चलते हैं, कूद के चलते हैं, घिसट के चलते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो 2.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जंतुओं का नाम, कौवा वृक्ष पर रहता है, कीड़े खाता है, उड़ता भी है, चलता भी है, चोंच में टहनी लिए हुए घूमता भी है। चींटी जो होती है मिट्टी एवं बिलों में रहती है। पत्तियाँ, बीज और कीट ये सब खा लेती है। शक्कर ज़्यादा पसंद रहती है उसे, है ना। मिठाई अगर डाल दो, जलेबी डाल दो तो वो बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है ना बच्चों। और गति के प्रकार, बहुत स्पीड में भी चलती है और जहाँ उसे शक्कर का दाना मिल जाता है वहीं पर वो रुकी रह जाती है। और अन्य कोई अवलोकन, 6 पाद होते हैं, उसके 6 पैर होते हैं। गाय उसके रहने का स्थान हम जहाँ पे बना देते हैं वहाँ रह लेती है बेचारी। घास और पत्तियाँ खाती है और रोटी भी खाती है। गति के प्रकार, जब उसका मन होता है तो वो दौड़ती है, जब मन नहीं होता है तो एक ही स्थान पर बैठी रहती है। और अन्य कोई अवलोकन, उसे जब गुस्सा आता है तो वो मारती भी है। ओके, ऐसे ही आपको अन्य जो है वो ऐसे ही अवलोकन करके यहाँ पर 2-3 बॉक्स बनाकर इसी तालिका को पूरा करना है। आगे देखते हैं। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। समानता क्या है और भिन्नता क्या है। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं, कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं।
पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। इन चीज़ों को हम आपको आगे बताएंगे कि वृक्षों पर रहने वालों को क्या बोलेंगे, पानी में रहने वालों को क्या बोलेंगे, और जो दोनों ही स्थानों पर रह पाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता होती है। भोजन खाने के अनुसार भी जो जंतु होते हैं उन्हें हम अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूल और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। ठीक है। विद्यालय में जाते समय आप अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 और 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। जो चीज़ें सूची 2.1 में नहीं है और 2.2 में नहीं है, उनको उसी सूची में ऐड करें और उनके बारे में जो चीज़ें आपने अवलोकित की हैं, देखी हैं, समझी हैं, उनको उसी डायरी में, उसी सूची में अंकित करें, लिखने का प्रयास करें। और लिखने में परेशानी हो तो अपने माता पिता की सहायता लें, और अगर आप किसी की सहायता नहीं ले सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं आपकी सहायता करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपका कमेंट पढ़कर उसका आंसर ज़रूर दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? अब हम आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 2.2। आइए महत्व समझें। महत्व क्या है? ये सब जो काम हमने किया है वो उसका महत्व क्या है, वो चीज़ भी तो समझें। ऐसा हमें करना क्यों है? तो इसका महत्व ये है, 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया हो और जो आपके सामने सबसे अधिक अच्छा लगा है। तभी तो बोला था कि देखना ही नहीं है, उसके सिग्नल दिमाग तक भी पहुंचाने हैं। तो आपने जो कुछ भी आंखों में देखा होगा उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप आंखें बंद करेंगे, आपको कोई ना कोई एक पेड़ दिख जाएगा। मुझे लगता है आपको नीम का पेड़ जरूर दिखेगा। ओके। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्यामपट्ट पर बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो इस किताब में जो चित्र दिखाए गए हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे कि ये किसी ने कछुआ देखा है तो ये पक्का नदी की सैर करने गए होंगे। ये जो पेड़ है वो आम का लग रहा है जिस पे बहुत सारे आम लगे हैं। किसी ने मोर देखी होगी, है ना? किसी ने खरगोश देखा होगा और देख पाया होगा और भाग गया होगा। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि किसी ने सांप भी देख लिया है और नहीं भी देखा है तो उसने बना दिया है। तोता अक्सर दिख जाते हैं हमें पेड़ों पर। और ये लड़की जो है वो गुलाब का फूल बना रही है, ये थोड़ी सी घास है। और ये एक लड़का है जो मशरूम का चित्र बना रहे हैं। और ये क्रिसमस जो है, ये पेड़ का चित्र इसने बुक में से देखकर बना दिया है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्यामपट्ट पर विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं? क्या आप सोचते हैं कि श्यामपट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधों और जंतु हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? इतना बड़ा जगत है, उसमें इतने सारे पौधे हो सकते हैं, है ना? अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र के जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य का एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं, इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र की विशेषता और विविधता एक दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे कि केरला साइड में नारियल के पौधे ज़्यादा देखे जाते हैं और मध्य प्रदेश में जो है वो साल और सागन ज़्यादा देखा जाता है। वैसे ही अगर हम हिमाचल साइड चले जाएंगे तो उधर हमें सेब दिखेंगे और संतरे दिखते हैं, अंगूर दिखते हैं।
तो ये उस क्षेत्र की विविधता पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसे पौधे होते हैं और वहाँ पर कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। गर्मी वाले क्षेत्र में जो पुरुष महिला होती हैं उनका रंग थोड़ा सा सांवला देखा जाता है, वही जबकि जो ठंडे क्षेत्र में जो महिलाएं पुरुष और जो बच्चे रहते हैं उनका रंग जो अपेक्षाकृत थोड़ा सा साफ देखा जाता है। ये वहाँ की क्षेत्र की विविधता पर निर्भर करता है। ठीक है, पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। अब आपको समूह बनाना है, तो समूह बनाने के लिए क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे। क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालते हैं और हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिसके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा था। हम उनकी समानताओं भिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2.3 आया है। क्रियाकलाप 2.3 पढ़ेंगे। बच्चों साथ में पढ़ने का भी प्रयास किया करें। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं मतलब समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों, किताब कॉपी, पुराने जो रद्दी पेपर वगैरह होते हो उनमें या पुरानी किताब कॉपियों में उनमें से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लो, इकट्ठे कर लो सभी को। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करो। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण करो। मतलब किसी का पौधे का चित्र है, उसमें तना कैसा है, उनकी पत्तियां कैसी हैं, उनमें फूल कैसे, उनमें फल कैसे हैं। अगर किसी जंतु का, पक्षी का है चित्र तो वो उसका रंग कैसा है, उसकी चोंच कैसी है, वो खाता क्या है, रहता कहाँ है, वो उड़ता कितना ऊंचा है या नहीं उड़ पाता है, उसके पंख कैसे कलर के हैं। तो इन आधार पर आप क्या है उनके पृथक्करण कर सकते हैं, उनके बीच में भेद कर सकते हैं कि हाँ ये जो जंतु हैं इनमें क्या क्या भिन्नताएं पाई जा रही हैं। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। मतलब कि जो एक जैसे हैं उनको एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दो कि भाई ये पूरे जो हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, इनकी सबकी समानताएं एक जैसी हैं, तो ये वाले कार्ड आप पकड़ लो। और ये जंतु हैं, ये जो पेड़ पर रहने वाले पक्षी हैं उनके कार्ड आप पकड़ लो। ये पानी में रहने वाले जानवर हैं, इनके कार्ड आप पकड़ लो। और जिनका तना बहुत कोमल है उनके कार्ड आप पकड़ लो। और जिनका तना बहुत मोटा है इनके कार्ड आप पकड़ लो। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं को जो हमने जो अवलोकन किया है उसके आधार पर हम पृथक्करण कर सकते हैं और उनके समानता और विभिन्नता के आधार पर उनका हम समूह बना सकते हैं। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार पर कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। अब उन पर आप बात कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या कारण हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया होगा। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाइयों को समूह बनाने के आधार पर रूप को चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के लिए रूप में चुना हो। मतलब कि इसमें पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है कि कुछ बच्चों ने तो जो है समूह बनाए होंगे, उनकी भिन्नता किस में देखी होगी, तने में, कि भाई इसका तना अलग है, इसका तना अलग है, और तने के आधार पर हमने जो पौधे हैं उनकी भिन्नता देख ली। और कुछ बच्चों ने उनके फूलों के आधार पर उनकी भिन्नता देखी होगी कि भाई ये जो पौधे हैं इनके इसका फूल अलग है, इसका फूल अलग है, इसका फूल अलग अलग है, इसका फूल एक जैसा है तो इन्हें एक जैसा कर लो, और इसका फूल अलग है तो इसे अलग कैटेगरी में कर लो। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जो पेज नंबर है, पेज नंबर 14 तक हमने आज पढ़ लिया है। आगे का भाग जो है वो हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आपको पढ़ने में थोड़ा सा बोर ना लगे। इसीलिए आपको ये पार्ट का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आप देखते हैं आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना, तो मैं आगे पढ़ाने के लिए भी सोच सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे कमेंट और लाइक के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन रूप में आप दे सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको गंदा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी कमी भी बता सकते हैं। थैंक यू।